हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग वास्तविक संख्याएं चैप्टर इस समय पढ़ रहे हैं और उसकी पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। 1A 2 वीडियो में वो कंप्लीट हुई थी। तो आज हम जो है पढ़ने वाले हैं अगली एक्सरसाइज 1B। ठीक है, तो इससे पहले एक्सरसाइज शुरू करें इससे पहले जो है हम बोर्ड पर 2 सवाल देख रहे हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और दूसरा सवाल देख रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमें पता है कि रूट के अंदर, ये तो हम पहले ही वीडियो में पढ़ चुके थे, कि अगर हमारे सामने रूट में कोई भी संख्याएं लिखी हैं, √2, √5, √7, √11, तो इस तरह की संख्याएं ऐसी इनफाइनाइट संख्याएं हो सकती हैं। तो इस तरह की संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब जो रूढ़ संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं सिर्फ स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं, मतलब विभाजित होती हैं, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम इसी तरह के सवालों को देखेंगे कि कुछ संख्याएं दी गई होंगी, कोई भी संख्या हो सकती है रूढ़ में, और वो संख्या कहा जाएगा कि ये सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्या है। तो उसे प्रूफ करने से पहले, उन सवालों को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं, 2 सवालों को देखेंगे और उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे देख रहे हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस संख्या को मान लेंगे √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया, माना √2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। लास्ट में हम इसी कंडीशन को गलत साबित कर देंगे। तो अगर ये कि हमने माना हुआ है √2 एक परिमेय संख्या है, अगर ये आ जाए कि ये गलत है, ये नहीं है परिमेय संख्या, तो वो कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या मान लिया? √2 एक परिमेय संख्या है। तो हमें पता है कि जब एक कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको किस रूप में लिखते हैं? उसको लिखते हैं a/p के रूप में। किस रूप में? a/b। a/b के रूप में कह दो, चाहे p/q के रूप में कह दो, चाहे x/y के रूप में कह दो, किसी भी रूप में इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे a और b कैसी संख्याएं होती हैं? पूर्णांक होती हैं। ठीक है, ये तो हमें पहले से पता है। तो हमने मान लिया √2 कैसी संख्या है? √2 बराबर a/b। √2 ये परिमेय है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? a/b के रूप में लिख सकते हैं। और a और b जहाँ कैसे हैं? a और b कैसे हैं? सह अभाज्य हैं। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जहाँ a और b कैसे हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं? जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन न हो। ठीक है, मतलब a और b ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं। जैसे मान लो हमने एक संख्या 2 ले ली, एक 3 ले ली, क्या इनमें कोई गुणनखंड कॉमन है? नहीं है, केवल एक कॉमन है। क्योंकि 2 को ले सकते हैं 2 गुणे 1, 3 को ले सकते हैं 3 गुणे 1, तो एक दोनों में है। मतलब एक तो हर संख्या में होता है। तो अगर किसी भी 2 संख्याओं में, किन्हीं भी 2 संख्याओं में एक के अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन न हो, तो वो कैसी संख्याएं होती हैं? सहभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अगर अब इसी सवाल में लास्ट में क्या हम प्रूव कर देंगे कि अगर इनमें एक के अलावा कोई गुणनखंड और कॉमन आ जाए तो वो हो जाएगा सहभाज्य, नहीं होगा। तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या भी नहीं होगी जो हमने मानी हुई है। ठीक है, तो हमने क्या किया? √2 बराबर a/b। a और b कैसी संख्याएं हैं? सहभाज्य संख्याएं हैं। और b कैसा होता है? ये तो हमें पता है पहले से कि b जो होता है वो ≠0 होता है। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। क्रॉस गुणा करेंगे तो b का गुणा √2 से हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? b√2 बराबर a। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। इन दोनों पक्षों का हमने कर दिया वर्ग। जब दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया तो क्या आ गया? जब √2 की संख्या का वर्ग करते हैं तो वही संख्या बाहर आ जाती है, मतलब 2। ये क्या आ जाएगा? b² बराबर इसका वर्ग तो a²। तो 2b² बराबर a²। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया वर्ग करने पर, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 2b² बराबर a²। अगर हम 2 को इधर पक्षांतर करें तो 2 क्या आ जाएगा? a²/2। इसका मतलब a² में 2 का भाग जा रहा है, तो वही हमने लिखा है। चूँकि 2 a² को विभाजित करता है। ठीक है, मतलब 2 का भाग 1 में जाएगा ना, a² में जाएगा, तो इसलिए 2 a² को विभाजित करता है, इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा। भाई सीधी सी बात है। अगर मान लो कोई संख्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, और इसमें किसका भाग जा रहा है? 5 का, मतलब 25 आया ना, 25 में 5 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब, तो अगर उस संख्या का वर्ग नहीं लेंगे, केवल 5 लेंगे, तब भी उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये ऐसी संख्या है कि जिसका वर्ग जो भी है
उसमें 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वो संख्या का वर्ग ना लें, केवल संख्या ले लें, मतलब a को ले लें, तो उसमें भी 2 का भाग जाएगा। तो 2, चूँकि 2 वही हमने यहाँ पे लिखा है, चूँकि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो जब 2 a को भी विभाजित करेगा तो एक ऐसी संख्या है जिसमें मतलब क्या है, 2 है भाई, एक ही संख्या हुई, ये ऐसी संख्या है जिसमें 2 है। अब चाहे तो हमने क्या कर लिया, हमने एक संख्या ऐसी मान ली a बराबर एक ऐसे 2c, एक ऐसी संख्या मान ली a बराबर 2c। c कैसा है, पूर्णांक है, c कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 पूर्णांक कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो मतलब उसके गुणे में 2 है, तभी तो 2 का भाग जा रहा है। तो a बराबर हमने मान लिया 2c। अब हमने जो संख्या a बराबर मानी है 2c, वही हमने इस समीकरण में रख दी। कौन से, इसे दे दो पहला समीकरण, इस पहले समीकरण में रख दी। तो 2b² पहले से है, a के स्थान पे 2c रख दिया, इसका वर्ग पहले से यहाँ पे है। जब इसका वर्ग किया तो क्या आया, 2 दूनी 4 और c², ठीक है। 2 से 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4, b² यहाँ बचा 2c², क्योंकि 2 से इसका भाग दिया भाई, 2 बटे में चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा इसमें, 2 दूनी 4, तो b² बराबर 2c², ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो b² बराबर क्या आया, 2c²। ये फिर एक वैसी समीकरण आई जैसी यहाँ पे आई थी। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2 का भाग कहाँ जा रहा है, b² में। अगर हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो b² के बटे में 2 आ जाएगा ना, तो b² बटे 2 आएगा। फिर उसी कंडीशन को हम कैसे लिख रहे हैं कि चूंकि 2 b² को विभाजित करता है, 2 जो है b² को क्या कर रहा है, विभाजित का मतलब समझ रहे हो ना, भाग चला जा रहा है, या वो संख्या 2 से कट रही है। 2 b² को विभाजित करता है, इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा, ठीक है, जैसा हमने पहले बताया। भाई अगर मान लो 16 लिखा है, 16 का स्क्वायर और बटे में 2 है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो केवल 16 अगर संख्या होगी तो वो भी 2 से कट रही होगी, ठीक है। यही समझाने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। तो कुल मिला के 2 b² को विभाजित करता है, अतः 2 b को भी विभाजित करेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, 2 जो है a को भी विभाजित कर रहा है, और क्या देख रहे हैं, 2 b को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब a और b ऐसी संख्याएं हैं जो एक संख्या से कट रही हैं, कौन सी, 2 से कट रही है ना। जबकि हमने ऊपर क्या कहा है, a और b सहभाज्य हैं, मतलब उनमें कोई भी ऐसा गुणनखंड कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें मिला कॉमन मिला है 2। इसी को हम डिफाइन कर रहे हैं आगे। अतः a व b में कम से कम एक गुणनखंड 2 उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। a और b में कम से कम कौन सा गुणनखंड उभयनिष्ठ है, 2। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, परंतु इससे हमारी परिकल्पना का विरोध होता है। कौन सी परिकल्पना, जो हमने ऊपर मानी हुई है, a व b सहभाज्य हैं, वह √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, यही तो माना था हमने। अतः हमारी परिकल्पना कैसी है, गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस ये प्रूफ करना, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो इतना इसमें प्रूफ करना होगा। 2 कंडीशन है केवल, एक कंडीशन ये कि यहाँ पर ये प्रूफ कर दें कि a में एक गुणनखंड 2 है और b में भी एक गुणनखंड 2 है, बस उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को एक बार देख लीजिए, और मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से रूट की कोई भी संख्या ले लें, चाहे √5 लें, चाहे √7 लें, √11 ले लें, √13 ले लें, तो उनको हम इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसान है। एक सवाल और लिया है √5 एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो कैसे लिख सकते हैं, √5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और a और b कैसे हैं, सहभाज्य हैं, b ≠ 0 है, b 0 नहीं हो सकता, क्योंकि b अगर 0 हो जाएगा तो ये संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी। किसी भी संख्या में 0 का जब भाग जाता है तो वो संख्या कैसी हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। क्रॉस गुणा करेंगे तो b √2 मतलब √5b बराबर a, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा तो 5 आ गया, 5b² बराबर a²। अब फिर वही चीज़ लिखेंगे जो यहाँ पे किया था कि 5 जो है a² को विभाजित कर रहा है, देखो 5 का भाग जा रहा है, 5 a² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। तो हमने a एक ऐसी संख्या मान ली जिसमें क्या है, 5 है, a बराबर 5c, ठीक है। जरूरी नहीं यहाँ पे c ही लिखें, यहाँ पे x y z कुछ भी लिख सकते हैं, बस वो कैसा है, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो a बराबर 5c, तो हमने जब a बराबर 5c माना है
तो उसी 5c को हमने इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में। इसलिए क्या आ जाएगा, जब 5c यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, 5b² और 5c का होल स्क्वायर इसमें रखेंगे, वर्ग किया तो 5m 25c², 5 से कट गया 5 बार, 5m 25, तो b² बराबर 5c²। ठीक है, तो फिर वही कंडीशन आई, उसको लिख सकते हैं कि चूँकि 5 से b² विभाजित हो रहा है, 5 से b² या 5b² को विभाजित करता है, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा। अतः a व b में कम से कम एक गुणनखंड कौन सा, 5 कैसा है, उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। ठीक है, a और b में कम से कम एक गुणनखंड कॉमन है, कौन सा, 5। परंतु ये हमारी परिकल्पना जो भी हमने मानी थी ऊपर का विरोध होता है, इससे हमारी परिकल्पना का क्या होता है, विरोध होता है कि a और b कैसे हैं, सहभाज्य हैं, क्योंकि अब सहभाज्य तो रह नहीं गए, क्योंकि उनमें एक गुणनखंड कॉमन आ गया है 5, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, वह क्या माना हुआ था, √5 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी परिकल्पना कैसी होगी, गलत होगी। ठीक है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो 2 सवाल हमने रूट में यहाँ करके दिखाए हैं, √2 और √5। तो इन्हीं जब भी √7, √11, √30, रूट का कोई भी सवाल आए तो उनको ऐसे ही करना है, केवल संख्या यहाँ पे बदलनी है, सेम टू सेम यही भाषा लिखनी है। ठीक है, तो अब हम जो है एक्सरसाइज का पहला सवाल लेके चलते हैं। चलिए देखते हैं। तो एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है वो है 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर लिखा हो 3√3 एक अपरिमेय संख्या है और लिखा हो 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है मतलब कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो मतलब इस तरह की भाषा लिखी हो कि अपरिमेय संख्या है, या लिखा हो एक परिमेय संख्या नहीं है, तो दोनों सेम टू सेम वही सवाल है। ठीक है, तो वही हम मान लेंगे, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसा यहाँ माना था, उसको क्या ले सकते हैं, 3√3 बराबर, देखो जब भी केवल √5 रूट में केवल एक संख्या है वो सवाल आए तो उसको हम इस तरह से प्रूव करेंगे। लेकिन अगर इस तरह का सवाल आए कि √3, √2, √5 वो किसी संख्या के साथ एक संख्या के रूप में दिए हों, बड़ी संख्या के रूप में, तो उनमें हम केवल इसका प्रयोग करेंगे कि ये संख्या अपरिमेय संख्या होती है, उसमें ये प्रोसीजर पूरा नहीं करेंगे। आइए देखते हैं, उसको समझ में आ जाएगा अभी। तो 3√3 बराबर क्या लिख देंगे, a/b, जहाँ a व v सहभाज्य हैं और v ≠ 0 है। ठीक है, तो क्रॉस, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम रूट की संख्या को अलग करेंगे, √3 को अलग कर देंगे, और 3 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो a/3 भी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, चूंकि a व v कैसे हैं, पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि a व v कैसे हैं, पूर्णांक है, अतः तथा a/v एक परिमेय संख्या है। इसलिए भाई कोई भी परिमेय संख्या हो a/b के रूप में, उसमें हम किसी भी संख्या का चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, चाहे उसमें जोड़ें, चाहे घटाएं, तो वो परिमेय संख्या ही रहती है। ठीक है, भाई कोई भी परिमेय संख्या ले लें, उसमें हम कोई भी संख्या का चाहे जोड़ करें, चाहे भाग करें, चाहे गुणा करें, चाहे घटाना, वो संख्या परिमेय संख्या ही रहती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, a/b में 3 का नीचे क्या हो गया, भाग हो गया है, b के साथ गुणा हो गया है, तो इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब a/3b अगर परिमेय संख्या होगी तब √3 क्या होगा, √3 एक
भाई अगर ये परिमेय संख्या है तो रूट थ्री भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। रूट थ्री एक परिमेय संख्या होगी, है ना, होगी। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, पूर्व में हम क्या प्रूफ कर चुके हैं कि रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, जैसे अभी प्रूफ किया था, ये रूट टू प्रूफ किया था, वैसे ही रूट थ्री भी होता है, वैसे ही रूट सेवन भी होता है। वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। उसी जो हम प्रूफ किए उसी का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या होती है। भाई हम तो ये जानते हैं कि रूट थ्री की एक कैसी संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसका मतलब भाई अगर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमने मानी है ना परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इसलिए थ्री रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या होगी। बस यही इसका प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इसको इस तरह का सवाल आए कि थ्री रूट थ्री एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हमने मान लिया थ्री रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन जब हमने देखा कि ये संख्या परिमेय संख्या हुई ये वाली, तो फिर ये भी परिमेय होनी चाहिए। लेकिन हमने पूर्व में क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि रूट थ्री जब भी रूट में कोई संख्या होती है वो अपरिमेय होती है। तो अगर वो अपरिमेय है तो सीधी सी बात है ये संख्या थ्री रूट थ्री भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, चलिए फिर ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देखो इसका दूसरा सवाल जो दिया है वो यही सवाल था कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। हमने अभी प्रूफ किया तो उसको हम नहीं कर रहे हैं, वो कर चुके हैं। तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल में दिया है कि थ्री प्लस रूट टू रूट फाइव, थ्री प्लस टू रूट फाइव एक थ्री प्लस टू रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना थ्री प्लस टू रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थ्री प्लस टू रूट फाइव बराबर ए अपॉन वी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ ए व वी सहअभाज्य हैं तथा बी नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे रूट थ्री को अलग किया था वैसे ही हम यहाँ पे रूट फाइव को भी अलग करेंगे। कैसे, सबसे पहले जो प्लस की संख्या है उसको पक्षांतर करेंगे, तो टू रूट फाइव बराबर ए अपॉन बी माइनस थ्री। ठीक है, अब क्या होएगा, इसका अगर लासा ले लें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए माइनस थ्री बी अपॉन बी। ठीक है, अब रूट फाइव बराबर क्या आएगा, ए माइनस थ्री बी अपॉन दो कहाँ जाएगा, बटे में, तो दो बी हो जाएगा ये। ठीक, ये मिला। अब लिखेंगे चूंकि ए अपॉन बी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने ये माना हुआ है ए अपॉन बी कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो संख्या है ये भी कुछ ए अपॉन बी के ही रूप में है। देखो ए में से हमने कुछ संख्या घटाई और बी में क्या किया, दो का गुणा कर दिया, तो कुल मिला के ये भी संख्या कैसी होगी, परिमेय ही होगी। मतलब ए अपॉन बी के रूप में है तो कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए ए माइनस थ्री बी
अपॉन 2b, ठीक है। चाहे हम यहाँ पे ऊपर कुछ घटाएं या नीचे कुछ गुणा करें या जोड़ें, ठीक है, जो भी करें, तो ये संख्या कैसी रहेगी, ये हमेशा परिमेय ही रहेगी। तो ये कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए अगर ये परिमेय होगी तो इसके बराबर में कौन सी है, √5। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक। लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई सीधी सी बात है, अगर ये परिमेय इसके बराबर हुआ है, लेकिन ये परिमेय होता ही नहीं है। हम तो पहले प्रूफ कर चुके हैं कि रूट में अगर कोई भी संख्या होती है वो हमेशा अपरिमेय होती है। √2, √3, √5, तो यहाँ पे क्या आया, √5 है। तो ये कैसी होती है, हम तो जानते हैं कि ये परिमेय होती है। तो ये इस तथ्य का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। कौन सी, ये जो मानी हुई है हमने, ये कि ये परिमेय संख्या है, परिकल्पना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए तो हम सबसे पहले रूट की संख्या को अलग करते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व करके इस तरह से प्रूफ कर देंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें चौथे सवाल में क्या कह रहा, चौथे सवाल में कह रहा है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, इसको हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे, इसको आप लोग स्वयं करिएगा, क्योंकि जिस तरह से हमने √2 और √5 को प्रूफ किया था उसी तरह से हम √7 को भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। √7 वाला भी वैसे कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, पाँचवें सवाल में कह रहा है √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं बात। यहाँ पे दिया गया है कि √2 कैसी है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सिद्ध करो कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, दिया है √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय है। तो सिद्ध करना है क्या, 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चाहे परिमेय संख्या लिखा हो चाहे परिमेय संख्या नहीं लिखा हो। तो मान लेंगे, माना 2 + √2 एक परिमेय, उल्टा मान लेंगे, ठीक है, उल्टा मान के चलते हैं, वही हम गलत प्रूफ कर देंगे। परिमेय संख्या है 2 + √2 पर अगर परिमेय है तो इसको लिख सकते हैं a/b के रूप में, और b ≠ 0। और a और b कैसे हैं, सहभाज्य हैं, ठीक है। उसी लाइन को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। तो a और b कैसे हैं, सहभाज्य हैं। अब क्या करेंगे, √2 निकाल लेंगे। तो √2 बराबर क्या आ जाएगा, a/b, और 2 कहाँ चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चूंकि a/b एक परिमेय संख्या है, इसलिए a/b परिमेय संख्या में से कोई संख्या घटाएं तो कैसी होगी, परिमेय संख्या ही होगी। इसलिए a/b - 2 भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या होगी, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन
लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करता है किसका? जो कि दिया गया है, ये तो प्रश्न में दिया गया है। विरोध करता है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इस तथ्य का क्या करता है? विरोध करता है। अतः हमारी कल्पना गलत है। कौन सी? जो कि हमने मानी थी, ये वाली, कि ये एक परिमेय संख्या है, ये वाली गलत है। अतः √2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। चाहे ये लिखे परिमेय संख्या नहीं है या एक अपरिमेय संख्या लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज के सारे सवाल आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे इसमें क्या दिया है, अगला सवाल है 6ठा सवाल कि सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पहली संख्या दी 1/√2, तो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। भाई 1/√2 बराबर a/b मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1/√2 बराबर a/b। ठीक है, अब √2 को ऊपर करना है तो पलट देंगे तो इस संख्या पूरी को दोनों तरफ, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? b/a। चाहे a/b लिखें चाहे b/a, होगी तो परिमेय ही वो। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि a/b एक परिमेय संख्या है, इसलिए b/a भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब b/a परिमेय होगी तो फिर √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि ये इस तथ्य का विरोध करता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो हम प्रूव कर चुके हैं पहले। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। बिल्कुल सेम ऐसे ये सॉल्व करेंगे। ये बराबर मान लेंगे a/b, 7 बटे में चला जाएगा, a/7b बिल्कुल इसकी तरीके से कर लेंगे। 6 + √2 आया हुआ है, इसको इसकी तरीके से कर सकते हैं। 6 को पक्षांतर करेंगे, a/b - 6, तो वो भी एक परिमेय संख्या होगी। इस तरह से ये सारे सवाल आप लोग कर सकते हैं। √3 - 1 वाला, √3 - 1 बराबर a/b मान लेंगे, 1 को पक्षांतर कर देंगे तो √3 बराबर a/b, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1। तो a/b चूँकि परिमेय है तो a/b + 1 भी परिमेय संख्या होगी। तो अगर वो परिमेय होगी तो √3 कैसा होगा? परिमेय होगी। फिर लिखेंगे चूँकि ये इस तथ्य का विरोध करता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना गलत है कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 - 1 एक कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। सेम टू सेम √5 - √3 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस सवाल को हम कराएंगे √5 - √3 अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। 2 + √3 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं सेम इसी तरीके से, क्योंकि इसमें 2 रूट आए हैं, इसको करके दिखाएंगे हम। 2 + √3 को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, 2 को पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा। 4 - 3√2 को भी कर सकते हैं, 4 को पहले पक्षांतर करेंगे, फिर -3 को पटे में पहुंचा देंगे। ठीक, तो √2। ये सारे सवाल आप लोग स्वयं करें, ना आए तो पूछिएगा कमेंट में। इस 8वें प्रश्न को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके।